हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मिडवाइफरी मैटर्स चैनल पे। और आज आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करिए, क्योंकि आप लोग इस चीज़ को जितना देखते हैं, जितना मुझे कमेंट करते हैं, मैं उतना ही ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड, मिडवाइफरी से रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आज का जो मेरा टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है प्रेगनेंसी में क्या करें क्या ना करें। डज द प्रेगनेंसी डू एंड डोंट डू इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में क्या करें क्या ना करें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि प्रेगनेंसी ऐसा पीरियड रहता है जिसमें ना केवल मदर खुद का ध्यान रखती है, साथ ही वो अपने होने वाले बच्चे का भी खास ध्यान रखना पड़ता है। और ये जो पीरियड रहता है ये एक लाइफ इवेंट रहता है और इसमें मदर को खास ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है। तो बहुत सारी मदर ऐसी हैं जो अपने आप को अगर ध्यान नहीं रख पाती, जिसकी वजह से उसको मिसकैरेज होता है या अदर कोई कॉम्प्लिकेशन उनको प्रेगनेंसी में देखने के लिए मिलता है। तो कुछ ऐसी सावधानियां हैं उसमें वो बरतनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। जो पहला है, देख सकते हैं, पहला है क्या करें क्या ना करें में सबसे है बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट। तो प्रेगनेंसी के दौरान मदर को खास ध्यान रखना है कि वो बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट ले। इसमें वो प्रोटीन हो गया, विटामिन है, फैट्स है, न्यूट्रिशन है, सारे अमाउंट को उनको सही मात्रा में लेना है। और अभी जैसे गर्मी का समय है तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको पानी भी पीने की ज़रूरत है। और खाने में अगर वो आयरन रिच फूड उनको ज़्यादा लेना है। अगर आयरन रिच फूड की बात करें तो उसमें क्या क्या आते हैं, आपके चुकंदर आ जाते हैं, अनार आ जाते हैं, चना, अंकुरित चना का सेवन किया जा सकता है। तो मदर को क्या करना है, हर 2 से 3 घंटे के अंतराल में कुछ न कुछ वो डाइट में लेते रहे और खाना भी सीमित संतुलित आहार का उपयोग करना है। और दाल चावल के साथ साथ उतना ही मात्रा में उनको सलाद ज़्यादा मात्रा में उनको लेना है। अब बात करें पानी का, तो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। इसमें मदर को अभी जिस तरह से गर्मी का समय, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ्लूइड लेना है। और ये ना केवल बॉडी को हाइड्रेट करता है और ये हेल्प करता है एम्नियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन के लिए भी। इसीलिए कोशिश करें कि दिन में एटलीस्ट 8 to 10 ग्लास वो वाटर ले। अब आगे बात करते हैं सेफ फिजिकल एक्टिविटी। सेफ फिजिकल एक्टिविटी में जैसे वो योगा कर सकती है, मॉर्निंग वॉक कर सकती है, उसके बाद डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गया, कुछ एक्सरसाइज जो होते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक के लिए, कुछ मेडिटेशन वो कर सकती हैं। और जो कि ये हेल्प करता है, ये सब अगर वो एक्टिविटी करती है तो इससे प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई होता है, मदर को भी मिलता है। और मदर को अगर अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगा तो वो खुद बच्चे तक पहुंचेगा। तो इससे बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होता है, प्रॉपर अमाउंट में उसको एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता है। उसके बाद बात करें रेस्ट एंड स्लीप का, तो अभी मदर को इस प्रेगनेंसी के दौरान उनको रेस्ट और स्लीप का भी बहुत आवश्यकता है। तो एटलीस्ट कोशिश करें दिन में 2 घंटे वो रेस्ट ले, क्योंकि रात में तो सोती ही हैं लेकिन दिन में भी वो एटलीस्ट 2 घंटे का रेस्ट ले। इससे बॉडी भी थोड़ा उनको भी आराम मिलता है, स्ट्रेस कम होता है। और ये साथ ही साथ आपका दिन में अगर थोड़ी देर भी रेस्ट वो लेती है 2 घंटे, तो इसमें बीपी भी, उनका ब्लड प्रेशर भी कम होता है। तो कोशिश करें कि एटलीस्ट वो रात में तो वो सोती ही हैं, दिन में भी एटलीस्ट 2 घंटे वो सोए। इसके बाद बात करें मेंटेन प्रॉपर हाइजीन, क्योंकि प्रेगनेंसी का समय चल रहा है तो इस समय उनको अपने हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। इसमें क्या है, मेंटेन प्रॉपर हाइजीन। तो उनको अपने बॉडी को हमेशा साफ़ सुथरा रखना है और कोशिश करें तो हमेशा मतलब नहाते समय अपनी बॉडी को अच्छे से क्लीन करना है। और अभी जैसे गर्मी का समय है तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमेशा वो साफ़ सुथरा ड्रेस पहने
तो ये ना केवल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, इसके अलावा मदर को भी वो फील सेफ और रिफ्रेश जैसा महसूस कराता है। तो इसमें प्रेगनेंसी के दौरान साफ सफाई का भी खास ध्यान रखने का ज़रूरत है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इमोशनल वेलबींग। इमोशनल वेलबींग इसलिए कहे क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी का समय चल रहा है, तो मदर को खास ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है कि वो इमोशनली वो खुश हो। तो इससे क्या होता है, अगर मदर खुश है, पॉजिटिव है, तो इससे उनका सबसे पहला तो है कि उसका स्ट्रेस कम हो जाएगा। उनको जो स्ट्रेस रहता है, अगर वो इमोशनली खुश रहेगी तो उनका स्ट्रेस भी कम होगा और वो अपने अपने काम को भी वो अच्छे से कर सकेगी। जो भी उनका दिनचर्या एक्टिविटी है वो सब वो अच्छे से कर सकती है। तो इसको अगर वो इमोशनली उसको वेलबींग रहना, तो वो क्या करेगी, तो कुछ हद तक वो जैसे पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहे, कोशिश करे हमेशा जो स्ट्रेस इन्वायरमेंट है उस एरिया को वो अवॉइड करे। और अगर कुछ टाइम वो म्यूज़िक वगैरह भी अगर सुनना पसंद करती है तो म्यूज़िक भी सुनेगी, उनसे भी वो इमोशनली वो वेल रहेगी। तो ये था इमोशनल वेलबींग में कैसे मदद रहेंगी। अब आगे बात करते हैं हम रेगुलर एंटीनेंटल एक्सरसाइज का। ये रेगुलर एंटीनेंटल एक्सरसाइज में इसमें मदर को खास ध्यान रखने का ज़रूरत है, क्योंकि ये जो रेगुलर एंटीनेंटल एक्सरसाइज है ये हर ट्राइमेस्टर में कुछ उसमें चेंजेस होते हैं। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एंटीनेंटल कुछ एक्सरसाइज जो रहती हैं वो अलग रहती है, क्योंकि इसमें ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है पहली तिमाही में, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एक्सरसाइज अलग दिखेगा आपको। फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर उसमें भी एक्सरसाइज हम लोग कुछ अलग बताते हैं, और थर्ड ट्राइमेस्टर तो ये ट्राइमेस्टर वाइज इसमें एक्सरसाइज बताया जाता है। तो जब भी मदर एंटीनेंटल विजिट के लिए जा रही है, स्पेशली अगर वो मिडवाइफरी के कंसल्टेशन में है, तो वो हर ट्राइमेस्टर वाइज उन लोगों को वो जब भी वो विजिट में जाती है तो उनको एक्सरसाइज बताती हैं, तो वो उनके अनुसार ही घर पे फॉलो करें। इसमें कुछ नेक मूवमेंट होते हैं, शोल्डर मूवमेंट होते हैं, कुछ प्राणायाम बताए जाते हैं, योगा रहते हैं, और जैसे अभी प्रेगनेंसी का दौरान तो बटरफ्लाई एक्सरसाइज हो गया, या बहुत सारे आसन भी बताए जाते हैं। तो ये आप मिडवाइफ से सजेशन ले करके और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इस एक्सरसाइज को करें घर पे। अब आगे बात करते हैं रेगुलर एंटीनेंटल चेकअप। तो प्रेगनेंसी के दौरान ज़रूरी है कि मदर हॉस्पिटल आए और वो अपना एंटीनेंटल चेकअप पूरे 9 मंथ का सही से कराए। जैसे ही पता चल गया है कि अब वो प्रेग्नेंट हैं, तो वो तुरंत उनको हॉस्पिटल आना है, और अगर सब चीज़ नॉर्मल है तो उनको मिडवाइफरी ओपीडी में दिखाएंगे, और अगर उनको कुछ कॉम्प्लिकेशन है या कुछ परेशानी है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो फिर वो डॉक्टर से संपर्क कर सकती हैं। तो इसमें उनको एटलीस्ट 4 एंटीनेंटल विजिट मिनिमम मदर को कराने रहते हैं। और अगर बात करें तो अभी जैसे गवर्नमेंट के अनुसार 9 तारीख को हाई रिस्क मदर आइडेंटिफाइड होती है, तो उस दिन मदर को हॉस्पिटल आना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि उस समय आइडेंटिफिकेशन होता है कि कोई अगर मदर कॉम्प्लिकेशन है तो एक्स्ट्रा उसको 3 एंटीनेंटल विजिट एडवाइस किया जाता है, 9 तारीख को और 21 तारीख को। अब इसके आगे बात करते हैं गेट वैक्सीनेटेड। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गेट वैक्सीनेटेड, क्योंकि जैसे ही मदर को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो अगर प्राइमरी मदर है और प्राइमरी हो या मल्टी मदर, अगर वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई हैं तो उनको टीडी इंजेक्शन का 2 डोज लगता है। 1 डोज लगा, उसके 1 डोज के 4 वीक बाद अप्रॉक्स आप कह सकते हैं 1 मंथ बाद हम लोग सेकेंड डोज एडवाइस किया जाता है मदर को। और अगर मदर मल्टी मदर आई हुई है और उनका बेबी 3 साल से छोटा है, तो सिर्फ उनको एक बूस्टर डोज ही एडवाइस किया जाता है, टीटी बूस्टर डोज। तो ये है, मतलब वैक्सीन उनको लेना बहुत ज़रूरी है।
प्रेगनेंसी के समय में। आगे हम बात करते हैं विजिट डेंटिस्ट। तो अब बहुत लोग ये भी सोचेंगे कि डेंटिस्ट का विजिट क्यों, प्रेगनेंसी के दौरान डेंटिस्ट का क्यों विजिट कराया जाता है। हम लोग जिस दिन हाई रिस्क मदर रहती है या मदर को कुछ प्रॉब्लम होती है, ज़्यादातर मदर को प्रेगनेंसी के दौरान डेंटिस्ट के पास हम लोग भेजते हैं अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इस समय क्या होता है, हार्मोनल चेंज होता है बॉडी में, क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस हो रहा है, तो इसका प्रभाव माउथ पे भी पड़ता है। और बहुत सारी मतलब मदर को माउथ से भी रिलेटेड इशू आते हैं, उनको प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कह सकते हैं मुंह में छाला पड़ गया है, या फिर हम लोग कहते हैं जिंजिविटिस हो गया है, तो गम में भी इशू आता है उनको। तो हम लोग एक बार ऑरल चेकअप के लिए मदर को डेंटिस्ट के पास भेजते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं क्योर कराएंगी तो उसके वजह से इन्फेक्शन होगा, और इन्फेक्शन बच्चे तक में भी पहुंच सकता है और आगे चल के उसको कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है, लाइक प्रीटर्म बर्थ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर को इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत उनको रेफ़र किया जाए ऑरल डेंटिस्ट के पास दिखाने के लिए। आगे हम लोग बात करते हैं टेकिंग प्रीनेंटल विटामिन्स। तो टेकिंग प्रीनेंटल विटामिन्स क्या है, टेक आयरन और कैल्शियम का टैबलेट। तो जो भी मदर आती है विजिट में, चेकअप में जो भी आती है मदर, उनको हम लोग आयरन और कैल्शियम का टैबलेट एडवाइस करते हैं अकॉर्डिंग टू उसका हीमोग्लोबिन चेक करने के बाद। उसको ओटी खाना 1 टाइम खाना है या 2 टाइम्स खाना है, तो उनके हीमोग्लोबिन लेवल के अनुसार उनको आयरन का टैबलेट एडवाइस किया जाता है, साथ ही साथ कैल्शियम का भी, क्योंकि ये बोन के लिए भी ज़रूरी है, बच्चे के बोन के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी रहता है, फिर टीथ के लिए भी, क्योंकि अभी हम बोले उनको ऑरल प्रॉब्लम भी होता है, मदर को डेंटिस्ट के पास जाती है, तो इसलिए इनको अभी कैल्शियम का भी बहुत ज़रूरी रहता है। और एक बच्चा का डेवलपमेंट भी हो रहा है और ये प्रिवेंट भी करता है आपका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बच्चे में। तो ज़रूरी रहता है कि मदर को कि पूरे प्रेगनेंसी के दौरान वो आयरन और कैल्शियम का टैबलेट खाए। तो जब भी वो जाती दिखाती है अपने डॉक्टर को या मिडवाइफरी को, तो वो उनके अनुसार, उनके विक्स के अनुसार उनको एडवाइस करती है। और एक में फॉलिक एसिड भी टैबलेट रहता है जो कि हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उनको एडवाइस करते हैं। तो इनका डोजेज जब वो जाती हैं ओपीडी में दिखाने के लिए तो वहाँ पे प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है डू हैव सेक्स। तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन को भी नहीं पता रहता है, और ये जानने में भी बहुत लोग हिचकिचाते हैं या नहीं भी पूछते हैं, लेकिन अवेयरनेस होना चाहिए, लोगों को इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए कि देखिए प्रेगनेंसी के दौरान डू हैव सेक्स वो कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं क्योंकि एक ऑलरेडी डेवलपमेंट हो रहा है बेबी का, और उस टाइम करने से ब्लीडिंग होने का चांसेस है, ट्रॉमा हो सकता है। तो कोशिश किया जाता है कि इस चीज़ को अवॉइड किया जाए प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि मदर की भी उस समय, एक बार मदर की भी इच्छा जाननी चाहिए उस समय वो रेडी है या नहीं है। तो करना तो सेफ, अगर वो सेफली किया जा रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट लेने के बाद करें, या तो वो हो सकता है तो इस चीज़ से परहेज ही करें, क्योंकि इंज्योर होने का भी चांसेस रहता है। और बहुत सारे कुछ ऐसे मदर के कॉम्प्लिकेशन भी रहते हैं, जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया लाइक कंडीशन अगर रहा तो उसमें ये बहुत उसमें वो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर उस टाइम में लोग सेक्स कर रहे हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हो इस समय तो अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो मिसकैरेज सबका भी चांसेस रहता है। अब ये तो अभी तक हम लोग डिस्कस किए कि प्रेगनेंसी में क्या करें। अब जो हम लोग का नेक्स्ट है वो है क्या नहीं करें, डोंट डू इन प्रेगनेंसी। तो क्या क्या ऐसे चीज़ हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान मदर को नहीं करनी चाहिए।
तो सबसे पहला है अवॉइड अनहेल्दी फूड। अवॉइड अनहेल्दी फूड क्योंकि अभी जिस तरह का समय चल रहा है, मदर लोग बहुत लोग हैं जो बाहरी फूड खाने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रीट फूड भी खाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी का दौरान उन लोग को चटपटा खाने का भी मन करता है। तो वो ज़्यादातर अभी देखते हैं कि खट्टा खाने का जो मन करता है मदर को, बाहर का स्ट्रीट फूड जैसे गोलगप्पा कह लीजिए या कोई भी तो अनहाइजीनिक अगर बना हुआ है तो वो मदर को इन्फेक्शन कॉज करेगा और उसका प्रभाव उसके बच्चे पे भी पड़ता है। तो ध्यान रखें कि इस तरह से अगर अनहाइजीनिक रूप से बनाया गया फूड है तो कोशिश करें उनको अवॉइड ही करें, नहीं तो इन्फेक्शन होने का चांसेस है, मदर को भी होगा और बाद में वो बच्चे पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। अब बात करते हैं अवॉइड हार्मफुल सब्सटेंसेस। हार्मफुल सब्सटेंसेस के अंदर आप देखिए क्या क्या है, अल्कोहल, एक्सेसिव कैफीन और स्मोकिंग। तो ये सब हार्मफुल सब्सटेंसेस है जो कि हम लोग प्रेगनेंसी के दौरान मदर को कहते हैं जितना ज़्यादा हो सके इसको अवॉइड करें, नहीं तो ये आगे चल के मदर के साथ साथ ये बेबी पे भी बहुत इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। तो अल्कोहल, जो कि अल्कोहल प्रेगनेंसी कंजप्शन करने से आगे चल के बेबी को भी परेशानी होता है, और अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो फीटल को भी फीटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होने का चांसेस रहता है। आप बोल सकते हैं फीटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो ये हम लोग मदर को अब इनका एजुकेट करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके ये हार्मफुल सब्सटेंसेस को अवॉइड करना है। जैसे दूसरा है, आप देखिए एक्सेसिव कैफीन, अगर वो ज़्यादा कैफीन का इस्तेमाल कर रही है तो इससे उसका बेबी पर फीटल ग्रोथ पे उसका प्रभाव पड़ता है, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है फीटस पे। तो इसलिए हम लोग मदर को कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान एक्सेसिव कैफीन को भी अवॉइड करना है और साथ में स्मोकिंग भी, क्योंकि ये अगर मदर स्मोक करती है प्रेगनेंसी के दौरान तो इससे प्री टर्म लेबर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्या चीज़? प्री टर्म लेबर होने के चांसेस प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम लोग मदर को एडवाइस करते हैं कि प्रेगनेंसी के समय अगर वो इस्तेमाल भी कर रही हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान ना करें। और अब देखते हैं अवॉइड हैवी लिफ्टिंग। ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे मिसकैरेज और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हैवी लिफ्टिंग से ही देखने के लिए मिलते हैं। तो मदर को हमेशा एजुकेट करना है कि अगर प्रेगनेंसी के समय में वो जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करे हैवी लिफ्टिंग के लिए, कोई भी भारी वजन नहीं उठाए, नहीं तो इससे मदर को तो इंजरी होगी ही, साथ ही साथ आगे चल के उनको कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। और ये आगे अगर मदर हैवी लिफ्टिंग कर रही हैं तो इससे प्रीटर्म लेबर का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है, इससे प्रीटर्म लेबर का चांसेस बढ़ जाता है। और अगर प्रीटर्म लेबर होता है तो इससे बेबी लो बर्थ वेट, बच्चे में लो बर्थ वेट का होने का भी चांसेस रहता है। इसीलिए मदर को कहते हैं जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करें हैवी लिफ्टिंग को। अब आगे बात करते हैं अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। बहुत सारी मदर लोग सेल्फ मेडिकेशन भी लेती है विदाउट कंसल्टेंट टू द डॉक्टर्स और मिडवाइफरी, वो खुद से ही सेल्फ मेडिकेशन लेती है। ये बिल्कुल गलत है। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है जिसका साइड इफ़ेक्ट के बच्चे का प्रभाव पे पड़ता है, बच्चे की ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है, बच्चे को कंजेनाइटल एनोमलीज होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए कभी भी प्रेगनेंसी के दौरान खुद से सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना है। तो जब भी लेना है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, अगर उनसे बात कर ले और वो उनके प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही वो मेडिसिन ले, अपने से मेडिसिन बिल्कुल भी ना ले प्रेगनेंसी के दौरान। उसके बाद हम लोग देखते हैं अवॉइड स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी।
अवॉइड स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी में मदर जो भी सोचती है, जो करती है, उसका प्रभाव बच्चे पर भी पड़ता है। इसीलिए अगर मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा उसको एंग्जाइटी है, फैमिली इशू है, फ्रेंड इशू है, या फिर वो वर्क प्लेस पे भी वो है और वहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो रहा है, तो इससे क्या होता है, प्रीटर्म लेबर का, फिर से एक बार देखिए, अगर इस तरह का प्रॉब्लम रहेगा तो मदर को प्रीटर्म लेबर होने का चांसेस बढ़ जाता है। और साथ ही साथ लो बर्थ वेट, बच्चे में लो बर्थ वेट होने के भी चांसेस बढ़ते हैं। और अगर मदर स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है, तो इससे क्या होता है, उसके बिहेवियर में भी चेंजेस हो जाता है और उसका जो बच्चे का जो लेटर लाइफ में जो मेंटल डेवलपमेंट है उस पर भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हम लोग प्रेगनेंसी के दौरान मदर को एडवाइस करते हैं, आप थोड़ा भजन कर लीजिए या जो अच्छा म्यूज़िक आप सुनिए और अच्छे संपर्क में रहिए, अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छी बात करिए, ताकि उसका प्रभाव बच्चे पे भी पड़ता है। तो ये था आपका अवॉइड स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। अब आगे हम लोग बात करते हैं डू नॉट क्लीन कैट्स लिटर बॉक्स। तो ये तो बहुत लोग प्रेगनेंसी में नहीं जानती है कि प्रेगनेंसी के दौरान डू नॉट क्लीन द कैट्स लिटर बॉक्स। क्यों अवॉइड करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, इसके पीछे भी क्या है कि जो पॉटी, जो पेट्स, जो एनिमल्स रहते हैं, ये इनके पॉटी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं डेंजरस, जो कि मदर्स की प्रेगनेंसी पे इफ़ेक्ट डालते हैं और उसके कारण मिसगैरेज तक होने का चांसेस हो जाता है, मिसगैरेज या फिर स्टिल बर्थ, ये दोनों चांसेस रहता है, बढ़ जाता है। इसीलिए हम लोग मदर को एक्सप्लेन करते हैं कि आपके घर में अगर पेट एनिमल है या कैट है, स्पेशली कैट, तो वो कोशिश करें उनको अवॉइड करें प्रेगनेंसी के दौरान, उन्हें उनके पॉटी को साफ़ ना करें, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया, जो एक स्पेशल बैक्टीरिया होता है जिसको हम लोग कहते हैं टॉक्सोप्लाज्मा गोनाडाई, तो ये जो बैक्टीरिया है अगर ये उनके कांटेक्ट में आ गए, मदर के कांटेक्ट में, तो ये बच्चे को मिसकैरेज और स्टिल बर्थ तक हो सकती है बच्चे की। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी ना करें ये काम। अब आगे बात करते हैं हम लोग फिर से अवॉइड हॉट टब। हम लोग क्यों एडवाइस किए कि मदर को प्रेगनेंसी के दौरान जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करना है हॉट टब को, क्योंकि क्या होता है, हॉट टब में अगर वो रहती है तो उससे ज़्यादा चांसेस रहता है मिसकैरेज होने का प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसलिए हम लोग मदर को एजुकेट करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करिएगा हॉट टब को। तो ये थे कुछ शॉर्ट नोट्स ऑन डू एंड डू नॉट डू इन प्रेगनेंसी। तो इसी तरह से मैं आपको और भी कुछ नए टॉपिक पे वीडियो दूँगी। तब तक के लिए मेरे इस चैनल से बने रहिएगा। प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा और जितना ज़्यादा हो सके मेरे इस चैनल को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।